बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम एक्सपोज इंडिया में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, लद्दाख में भारतीय फौज को चीनी फौज के हाथों रुसवाई का सामना तो हो रहा है, लेकिन ऐसे में एक अहम डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को चीन के खिलाफ भारत भेजने का ऐलान कर दिया। ऐसे में एक ये जो तासर था कि शायद भारत जो कुछ कर रहे लद्दाख में वो अमेरिकी शय पर कर रहे, उस तासर को क्या थोड़ी तकवीयत मिलती है या नहीं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा हम गुज़िश्ता कई महीनों से पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने माजी करीब में देखा जब एक के बाद एक हमें सफारती महाज पर कुछ नाकामियां हुई। पहले तो भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। यह रुकन मुंतखब होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जितने वोट्स भारत ने हासिल किए, ऐसे में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को क्या किरदार अदा करना चाहिए था? क्या वो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा उसमें कामयाब रहा? और अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 भारतीयों को दहशतगर्द डिक्लेयर करने की दरख्वास्त को भी, रिक्वेस्ट को भी वीटो कर दिया। यह भी हमारी दफ्तर खारजा की कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान है। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और भारत ने अब जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों को आबाद करने का सिलसिला शुरू कर दिया, डोमिसाइल्स वहां पर इशू करना शुरू कर दिया भारत ने। ऐसे में अब हमें मजीद कितनी देर नहीं घबराना, मजीद कितनी देर अब कश्मीरी वो इसी हाल में रहेंगे, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, साबिक वजीर दिफा। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनरल साहब, आगाज करते हैं लद्दाख के हवाले से। यकीनी तौर पर भारतीय फौज को चीनी फौज के हाथों शदीद उनकी धुलाई हुई, और हमने जो भारतीय फौज का रूप देखा, शायद दुनिया में किसी फौज, कोई भी फौज इतनी निकम्मी नहीं थी जितनी हमने लद्दाख में भारतीय फौज को देखा। लेकिन ऐसे में एक बात जो आपने भी कही थी कि तीन चीजें हैं, जो तीन चीजें हैं जो इस सारे पर्सपेक्टिव में जिनके ऊपर गौर किया जा सकता है कि या ये कोई नॉर्मल बॉर्डर डिस्प्यूट है, या चाइना अपने एसेट्स की प्रोटेक्शन के लिए ये सब कुछ कर रहा है, या अमेरिकी शय के ऊपर भारत ने जो किया उसका जवाब उसको चीन दे रहा है। तो अब माइक पोम्पियो की जो ये स्टेटमेंट है कि हम अपनी ट्रूप्स को मूव करने लगे इंडिया पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ, क्या ये उस तासुर को तकवीयत देता है कि अमेरिकी शय के ऊपर भारत ने ये कुछ किया और अब अमेरिका खुल के चीन की मुखालफत में यहां पर सामने आ रहा है? मेरा ख्याल है ये बात तो अभी क्लियर होगी। मैं जैसे भी कह रहा था कि इस देखने में ये चीज छोटी सी है, लेकिन इसके मुहर्रकात बहुत गहरे और बड़े हो सकते हैं। तो एक तो यही है जो हिंदुस्तान और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दूसरा, आपको पता होगा इंडो पैसिफिक ओशन के लिए 4 मुल्क जो जमा हुए हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और हिंदुस्तान, उसको भी चीन देख रहा था। तो चीन ने समझा कि वो जरा थोड़ा सा इनको आइडिया दे दे कि वो क्या समझता है इस पूरे सिलसिले के बारे में। ये जो पोम्पियो साहब की स्टेटमेंट है वो मैंने देखी है। उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी फौजों की री एडजस्टमेंट की बात की है, इंक्लूडिंग इंडिया। उन्होंने कहा है कि हम अपनी फौजें जो है ना, चाइनीज लिबरेशन आर्मी जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके खिलाफ सफारा करेंगे पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान समेत जी। अब हिंदुस्तान जो है वहां पर आपके प्रोग्रामों में शायद मैंने ना कहा, बहुत पहले से मैं ये भी कह रहा था कि ये जो अमेरिकन जब निकलेंगे अफगानिस्तान से और ये तलाश करेंगे कोई और जगह इसी खित्ते में अपने आप को अपना बेस बनाने की, और वो भी क्लियर हो गया है कि वो बेस बनाना चाह रहे हैं कश्मीर में, और शायद लद्दाख में या किसी और इलाके में। अभी सारे ताने बाने जो है ना उससे मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैं हमेशा कहता था कि अमेरिकन का इतना ज्यादा इंटरेस्ट है इस खित्ते में कि इसको वो छोड़ के जा नहीं सकते। एक तो वो गन मार के जाएंगे अफगानिस्तान में, खुद निकल जाएंगे खैर ऑफिस से, और पीछे एक कीचड़ छोड़ जाएंगे जिसको बाद में साफ करते फिरेंगे हम सब लोग। और अभी दूसरा उन्होंने ये इंडिया भी दे दिया है। तो अभी भारत पर बड़ा प्रेशर है, उसकी लीडरशिप को ये सोचने की बात है, उनको दूर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो नतायज हैं, उन पर नजर रखनी चाहिए। एक सुपर पावर है जो मौजूदा सुपर पावर है, एक सुपर पावर है जो उभर के आ रही है। जो उभर रही है सुपर पावर वो इनके नेबरहुड में भी है, इनका पड़ोसी भी है, उनके साथ इनके बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ताल्लुकात भी हैं, वो एक दूर की ताकत है। तो ये देखते हैं कि क्या करते हैं। मेरा अपना अंदाजा ये है, जब मैं देखता हूँ हिंदुस्तान के तारीख पर नजर डालता हूँ, कि कुछ देर के लिए ये मैक्सिमम फायदा उठाएंगे वेस्ट और अमेरिका से, वहां से हथियार लेंगे हर किस्म के, उसके बाद ये उनको झंडी करा देंगे। अच्छा, भारत झंडी करा देगा बाद ये? हाँ जी,
ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो जनरल साहब, जो अमेरिकी शहर के ऊपर भारत अभी ये जो कुछ कर रहा है और अमेरिका का सामने आना अपनी फोर्सेस के हवाले से, तो क्या ये भारतीय फौज के मुंह पर तमांचा नहीं है ये सारी चीजें, कि वो इस सारी सूरत हाल में जो भारतीय फौज का जो किरदार रहा, भारतीय फौज जिस तरह के बिलंगो बांग दावे करती थी, यहाँ पर तो हमें वो कोई गली के छोटे से बच्चे की तरह भारतीय फौज रोती हुई नजर आई। तो और इसके अलावा कोई इस तरह की कोई ऐसी चीज हमें भारतीय फौज की जानिब से नजर नहीं है जिसको अप्रिशिएट किया जाता है। इवन भारत के अंदर भारतीय फौज को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ, कैसा खौफ था भारत के दिल में चीन का कि भारतीय फौज लातों और घूंसों और गालियों से ही इतना पीछे चली गई और वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकी और बच्चों की तरह रो रही है वहां पर? बस वो सुबकी तो उनकी बहुत हुई है, सिर्फ भारत के साथ ही, इससे पहले पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ में भी उनकी बहुत सुबकी हो चुकी है। ये दूसरी बड़ी सुबकी है। साफ ज़ाहिर है, आपको पता है कि नेपाल भी खड़ा हो गया है जी। उसने भी अपनी फौजों को मूव किया है, हालांकि छोटा सा मुल्क है जी। उसका भी कोई जवाब शायद इनके पास ना हो। जो बांग्लादेश है उनके साथ भी इनके ताल्लुकात स्ट्रेंड है, श्रीलंका के साथ भी हैं। तो ये तो सारे उनकी, ये तो आप समझे कि खारजा पॉलिसी की नाकामियां जो है वो सामने आ रही हैं। और अब देखते हैं कि उस चीज को कैसे मैनेज करता है। इसमें तो कोई शक नहीं, इतना बड़ा मुल्क होकर इतनी जमीन, इतने लोग, ऐसी इकॉनमी, गो के बहुत कोई बड़ी इकॉनमी नहीं है, इसके बाद ऐसी फौज। तो मैं तो हमेशा से कहता था कि देखें कितना फर्क है पाकिस्तानी फौज और हिंदुस्तानी फौज में, कि हमारे जवान मौत को तलाश करते फिरते हैं और उनके जवान मौत से भागते फिरते हैं। उनके ऑफिसर्स आप देख लीजिए चीन वाले मामले में, कि ऐसे लगता है कि उनके ऑफिसर्स और उनके जवानों में कोई आपस में ताल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। कि उनके बड़े ऑफिसर्स जो है उन्होंने बस हुक्म दे दिया कि जाओ ये काम करे, ना आओ देखा ना था, ये नहीं देखा कि भाई आगे से होगा क्या, इनकी कामयाबी के कितने चांसेस हैं। और इससे पता चलता है ना कि जनरलशिप का, इससे पता चलता है आपकी फौज के एफिशिएंसी का, आपकी प्लानिंग का, आपकी ट्रेनिंग का। तो सारी चीजें सामने आ गई, इनको अभी दोहराने की क्या जरूरत है। इट इज सो ऑब्वियस, बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई चीज है। और अब अगर उसके बाद ये एक ब्लंडर भी कर जाए, मैं तो दुआ करता हूँ, हमेशा मैं आपको कहा करता हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ कि आखिरी ब्लंडर कर दें कि ये आजाद कश्मीर पे हमला करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके जवाब में मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आजाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो जनरल साहब, इसके कोई इम्कानात है? क्योंकि हम माजी करीब में देख रहे हैं कि अभी भारत बैक टू बैक वहां पर ऐसे ऑपरेशंस कर रहा है जिनके इल्जामात, वो झूठे इल्जामात पाकिस्तान पर लगा रहा है। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के हवाले से भी चीजें काफी हमें नजर आ रही हैं कि काफी इस हवाले से भारत काफी एक्टिव है। और आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ऐसी इस चीज से कोई इम्कानात हैं कि भारत ऐसी कोई कार्रवाई करेगा? जी देखें, बात यह है कि इतनी बड़ी फौज जब होती है तो कोई ना कोई गलती हो ही जाती है उनसे। गो के कोशिश उनकी ये होगी, जैसे मैं कहा करता हूँ कि जरा इंतजार कर लें, राफेल जहाज आ जाएं, S-400 जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल निजाम है वो आ जाए। उनको तो कोरोना पड़ गया जनरल साहब, वो आ जाए, और उधर आज वो लेट हो गए सारे। तो आपने देखा होगा कि कुदरत एक खास तरीके से मदद कर रही है कश्मीरियों की और पाकिस्तान की। अगर आप पूरे ये गौर फिक्र करें ना जी, कि क्या हुआ जब 370 का ऐलान किया तो सारे कश्मीरी खिलाफ हो गए, सिटीजन एक्ट हुआ तो सारी अकलीतें उनके खिलाफ हो गई। अब लोगों को वहां बसाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन बसने देगा? आपको क्या ख्याल है ये जो कश्मीरी हैं किसी को आने देंगे वहां पर? ये पता चल जाएगा आपको जब ये लोग वहां पर सेटल होने की कोशिश करेंगे। चीन के साथ जो हुआ आपके सामने हो गया, पहले पाकिस्तान के साथ एयरफोर्स जो उनकी आई थी वो हो गया। अब तो बात यह है कि ये कुदरत, हम चाहें या ना चाहें, एक अल्लाह ताला का अपना प्लानिंग भी होती है, अल्लाह ताला की चाल भी होती है, उसकी चाल सबसे जबरदस्त होती है। बेशक ऐसे, बेशक तो वो कैसे कुदरत इनको मजबूर करेगी गलती करने पर, और कैसे अगर हमारे कुछ लोग ना चाहते हुए भी कैसा जवाब देंगे, फिर हमारी फौज जो जवाब देगी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से ये पूरी होकर रहेगी। जनरल साहब, ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि बहुत मुश्किल है भारत के लिए गैर कश्मीरियों को वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में आबाद करना, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद उनकी फौज की वहाँ पर मौजूद है। उसके बावजूद वहाँ पर जो सिविल आबादी है, जम्मू कश्मीर के जो रहते लोग हैं, उनको काबू करना भारतीय फौज के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल हुआ है। तो ऐसे में अगर वहां पर सिविलियंस आएंगे इंडियंस, तो उनके लिए मजीद मुश्किलात होंगी। लेकिन भारत ने वहां पर अब डोमिसाइल एक्ट के बाद अब वहां पर दो दिन पहले से वहां पर डोमिसाइल इशू करना शुरू कर दिए। अब गैर कश्मीरियों को की आबादकारी का सिलसिला जम्मू में वो शुरू हो गया।
तो ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से जो कश्मीरी हमसे तवक्को रखते हैं, आप समझते हैं कि हम हमारी जो सफारतकारी है या जिस तरीके से हम इस सारे मैटर में हमारा जो किरदार है वो ठीक है, या अभी हमें कुछ मजीद करने की जरूरत है, और अगर कुछ मजीद करना है तो क्या करना है? ये भी जो क्या करना है मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे उसका जिक्र कर देता हूँ। इस वक्त देखें, चाइना भी कश्मीर के सिलसिले में उनके सामने खड़ा हुआ है। पाकिस्तान कम अज कम जो कर सकता है और जो उसको इमीडिएटली करना चाहिए, एक दिन का ताखीर नहीं करनी चाहिए, पहले देर हो चुकी है, वो अक़वाम मुत्तहिदा को कहना चाहिए कि आप आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में पॉपुलेशन सेंसस करवाएं फौरी तौर पे, ताकि पता चले इस वक्त वहां पर पॉपुलेशन की क्या सिचुएशन है, ताकि कोई भी मुल्क चाहे पाकिस्तान या हिंदुस्तान इसमें डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश करे, जो कि खिलाफ है, जो कि यूएन की जो करारदादें हैं उनके खिलाफ है ये बात। तो कम अज कम हम ये तो कह सकते हैं, चले जब इस सवाब राय जब होगा तो होगा। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर इसमें सवाब राय फौरन करवा लेना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में भी, इधर भी अंडर यूएन ऑस्पिशन लोग मुखालफत करते हैं, मुखालफत में जवाब को नहीं देते कि जिसका क्या जी, इसका ये मतलब निकलता है कि हमने मान लिया कि ये हमारा है वो तुम्हारा। भी कैसे मान लिया? आप इनसे पूछ लें कि ये क्या करना चाहते हैं, उसके बाद आप दबाव दें कि उनसे भी पूछें, तो ये तो और भी दबाव पड़ेगा। लेकिन बस बात ये है कि ये जो चेंजेस लेकर आते हैं लोग, ये बहुत कम होते हैं दुनिया में। इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है और बहुत जी फहम अक्ल फहम की जरूरत है और बहुत बड़े दिल और जिगर की जरूरत है। अल्लाह करेगा हमारी लीडरशिप में ये कभी न कभी पैदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जनरल साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त LAC के क्रॉस तो महाज खुला हुआ है भारत के खिलाफ, चीन ने महाज खोला हुआ है। दूसरी जानिब भारत के अंदर इस वक्त दर्जनों जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं वो भी भारत के लिए वबाले जान बनी है। फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह निहत्ते लोग वो भारतीय फौज के सामने खड़े हैं, वो भी भारतीय फौज के लिए वहां पर भी मुश्किलात हैं। तो ऐसे में अगर हम जम्मू कश्मीर का जो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो महाज है वो खोल के हम भी अगर हमला कर दें जम्मू कश्मीर पे, जो भारत के खिलाफ भारतीय फौज पर हमला करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये दिस इज द राइट टाइम? अगर हम ऐसे इस वक्त में ऐसा करते हैं तो कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला भी हो जाएगा। देखें, ओपन जंग अगर आप ना भी करें तो जो कुछ भारत आपके साथ कर रहा है क्या वो भी नहीं कर सकते? क्या कुलभूषण आपके यहाँ क्या कर रहा था, या वो जो उनके मेजर गौरेव ने जो आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में, क्या आपकी आंखें खोलने के लिए वो काफी नहीं है? जी। तो कम अज कम हमें इतना हक तो हासिल है कि हम वो तो करें जो वो हमारे साथ कर रहा है और मान भी रहा है कि हम कर रहे हैं। जी। या तो हो ना कि कोई ढकी छुपी बात हो। तो जो आपके वाली बात है वो तो एक स्टेप आगे है। जी। वो तो मैं तो उसका हम ही हूँ, साफ ज़ाहिर है। लेकिन जिन लोगों के पास मालूमात है, जिनको पता है कि कब ये काम करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, लिहाजा मैं और उनकी लियाकत को भी मैं मानता हूँ, उनके पास इंफॉर्मेशन भी मुझसे ज्यादा है, तो इस बात पे मैं मुसर नहीं हूँ। लेकिन मैं इस बात पे बहुत मुसर हूँ कि जो कुछ वो हमारे साथ कर रहे हैं वो करने का हमें पूरा हक हासिल है और हमें उसका बाकायदा इंडिया नजर आना चाहिए। वो जैसे कहते हैं ना कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उस मुंह तोड़ जवाब के बाद दूसरी तरफ से सरासीनगी और खामोशी होनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बिल्कुल ठीक। यानी कि जो भारत के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं ऐसी तहरीकों को जो कि आज़ादी की है भी नहीं, जी जी, जो टेररिस्ट वो तो यहाँ पर हालात खराब कर रहे हैं। क्या हम ये नहीं कर सकते? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जनरल साहब, आखिर में मुझे ये भी बताइएगा कि हम पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का जिक्र कर रहे थे और बार बार अप्रिशिएट कर रहे थे कि हमारा दफ्तर खारजा जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा एक्टिव है भारत के खिलाफ खास तौर पर। अभी हमने देखा कि भारत गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का। यकीनी तौर पर यह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला यह है कि 192 में से 184 वोट्स भारत के हक में जाते हैं, वो भी उस हालात में एशिया पैसिफिक रीजन से भारत गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होता है जब भारत की नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, अपने तमाम हमसायों के साथ भारत के ताल्लुकात बहुत खराब हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को कम से कम इतना काम जरूर करना चाहिए था कि भारत अगर मुंतखब होता भी तो भारत को इतने वोट्स ना पड़ते? जी, पहले तो एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग और ये सोशल मीडिया पे बहुत चला कि शायद पाकिस्तान ने भी भारत की रुकनीत के लिए वोट दिया था। ये बात गलत है। जी, पाकिस्तान ने वोट नहीं दिया।
और भी कुछ मुल्कों ने वोट नहीं दिया बल्कि उसकी मुखालफत में दिया। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मार्जिन है मुखालफत का वो पहले के मुकाबले में बहुत कम श्रिंक हुआ है। जी पहले मेरा ख्याल वो 150 के जी, लगभग जी। वोट लेते थे, इस दफा 184 लिए जी। 192 में से। तो ये मैं मानता हूं कि शायद कुछ तवज्जो नहीं थी उस तरफ कि क्या होने जा रहा है, उसके लिए काम करना पड़ता है, लॉबिंग करनी पड़ती है, मुल्कों के साथ दोबारा उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है। इसमें जो कोताही है वो किसी हद तक जो आप कह रहे हैं दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने मुखालफत की है और पाकिस्तान ने वोट नहीं दिया है। ये जो है ये बिल्कुल सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये जो चीज उठी थी ये गलत थी और बिल्कुल बेबुनियाद थी। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, आपने जनरल साहब की गुफ्तगू सुनी और जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि भारत अगर महाज खोलना चाहता है, भारत ये गलती करना चाहता है तो गलती करके देख ले। हमारे जवान जो हैं वो हर वक्त तैयार हैं। हमारे जवान फौज में जाते ही शहादत के लिए उनकी दुआ होती है कि अल्लाह पाक उनको शहादत की मौत नसीब करें। दूसरी जानिब हमारा मुकाबला उस फौज से है जो डरती है महाज पर जाने से, जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं इस खौफ से कि उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस वहां पे उनकी पोस्टिंग्स की जा रही हैं। तो एक जाने पाकिस्तानी फौज है जिसका हर जवान फौज में उसके जाने का मकसद ही ये होता है कि अल्लाह पाक उसको शहादत की मौत नसीब करे, और दूसरी जानिब वो फौज है जो डरती है उस फौज का मुकाबला करने से, उस महाज पर जाने से। तो उसके नताइज जो हैं वो यकीनी तौर पर सबके सामने क्लियर है। इंशाल्लाह भारत गलती करके देख ले, हम उनकी ईंट से ईंट बचा देंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद इसी सिलसिले के ऊपर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कहीं न जाइएगा।